आज अपने लोग पीजीटी का तीसरा सेट का अध्ययन करने वाले हैं और इस सेट में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं। स्वाभाविक है, भूगोल में एक क्षेत्र का नहीं, विभिन्न क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं। अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, जापान हो, रूस हो, यूरोप हो, और विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे हार्टशॉर्न ने कहा था कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। ये समझने वाला चीज नहीं है, वन लाइनर है, आपको थॉट है तो याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी जाती है। देखिए जी, स्थलाकृति की ऊंचाई जो है, स्थल की ऊंचाई, वो रेखा उच्चावच को लोग कहता है कंटूर लाइन। ऊंचाई को दर्शाने के लिए कंटूर लाइन का यूज होता है। कहता है समुद्र की गहराई, ये मापने के लिए फैदोमीटर 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। वैसे सोनार के द्वारा भी समुद्र की गहराई का पता लगाई जाती है। तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर, ये कैंसिल हो गया। एक से अधिक तो होगा नहीं, अब 3 गो था ही, 2 गो कैंसिल हो गया तो एक से अधिक होगा नहीं, तो मात्र एक ही बचा, जनसंख्या घनत्व के लिए डेसीमेट्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। छाया के द्वारा भी दिखाया जाता है जनसंख्या घनत्व को। जब आप प्रैक्टिकल पढ़े होंगे बीएफ पार्ट 2 में, तो एक आया था क्लोरोप्लेथ, एक था आइसोप्लेथ। तो छाया के माध्यम से जनसंख्या घनत्व को दिखाते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ आप जानते ही होंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, अपर्दन चक्र। तो पिछले क्लास में भी आया था, एक वैज्ञानिक थे डेविस, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। इन्होंने अपना थ्योरी दिए थे सामान्य अपर्दन चक्र, इसी को कहते हैं, 1899 में दिए थे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो टीआरई 2 में पूछा था, अपर्दन चक्र के बारे में डेविस दिए थे। डेविस कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। विलियम मॉरिस डेविस ने कहा था कि किसी भी धरातल का उत्थान सागर सतह से होती है और उत्थान होने के बाद फिर उसका नदी, हिम, वायु, जिनमें सबसे ज्यादा अपर्दन
जल द्वारा होता है। जल द्वारा अपर्दन को ही डेविस ने समान अपर्दन चक्र कहा था और कहा था कि उत्थित भूखंड अपर्दित होकर कट छट कर सागर सतह में पहुंच जाती है। इसी को समान अपर्दन चक्र या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, डेविस। अगला कहता है लैंड शाफ्ट विचारधारा। लैंड शाफ्ट विचारधारा, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, जर्मन स्कूल से है। इसके बारे में विशेष आपको दिमाग नहीं, ये वन लाइनर ही आपको याद रखना पड़ेगा, थॉट है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। वैसे जान लीजिए सबसे ज्यादा देश से चीन ही सटा है, 13 देश से, ब्राजील 10 देश से, भारत 7 देश से, और चीन से थाईलैंड की सीमा नहीं सटती है। म्यांमार सटती है, लाओस सटती है, लेकिन थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं सटती है। चीन की सीमा विश्व के 13 देश से सटी है, विश्व के 13 देश से सटी है। अगला है पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? पंजाब हरित क्रांति 1960-67 हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को हुआ, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में सिंचाई की काफी अधिक उपयोग किया गया, जिससे वहां पर उत्पादन जो है वो बढ़ गया। लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ वहां पर अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि बंजर हो गया, और हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ने के कारण पंजाब के किसान जो है वो खुशहाल हो गया। तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? तो याद रखेगा सिंचाई तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वहां पर वाणिज्यिक कृषि अधिक की जाती है, और उसका मेन उद्देश्य है हरित क्रांति से उसको ज्यादा ज्यादा लाभ हुआ। अब कहता है गंगा के ऊपरी मैदान और दक्षिणी सीमा, ऑलरेडी जान लीजिए ये अपना भारत देश है। भारत ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकली है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो गंगा नाम पड़ता है। तो कह रहा है कि गंगा के ऊपरी मैदान, तो ऑलरेडी गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान हो जाता है पश्चिमी यूपी, अल्प मात्रा में उत्तराखंड भी, मध्य गंगा के मैदान
इसमें आ जाता है पूर्वी यूपी और बिहार। निम्न गंगा के मैदान, इसमें आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जब गंगा मैदान की दक्षिणी सीमा रहता तो आपका हो जाता विंध्याचल पर्वत। पूर्वी सीमा रहता तो बंगाल की खाड़ी। अब कहता है गंगा मैदान के पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा विंध्याचल तो होगा नहीं, ये दक्षिणी सीमा है विंध्याचल। गंगा के मैदान के बारे में पूछिए रहा है तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसका जिक्र नहीं होता है। अब एक ही बचा यमुना नदी। कहता है गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है कौन? यमुना। और यहीं पर यमुना नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है, इसी के आगे अपना गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान कहलाएगा। तो याद रखेगा गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा पश्चिमी यूपी, मध्य गंगा यूपी पूर्वी यूपी बिहार, निम्न गंगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी छोर 97 डिग्री सूर्योदय। अब देखिए आप तो पहले से ही बच्चे से जानते आ रहे हैं और हम कॉपी में पढ़ाए होंगे, अभी पीजीटी वाला बैच में नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो उत्तरी बिंदु जानते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल लद्दाख में। पश्चिमी बिंदु गोरमोता, गोरमोता गुजरात। पूर्वी बिंदु केवेतो अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बिंदु को ही लोग बालांगू भी कहते हैं, बालांगू। मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत सीमा के सुदूर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहते हैं, याद रखेगा केप केमोरिन, के मोरिन। भारत सीमा के सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार के, यही अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बृहद निकोबार पर, बृहद निकोबार। भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 5 बजे सूर्य उदय होगा, 5 बजे सुबह सूर्य उदय होगा। भारत के पूरा पश्चिम समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होती है। तो पश्चिमी भाग गुजरात में 7 बजे उदय होगा, 7 बजे सुबह, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होता है, एक देशांतर में 4 मिनट होता है। पश्चिम से पूरब जाएंगे समय बढ़ेगा, पूरब से पश्चिम आएंगे समय घटेगा। प्रति देशांतर 4 मिनट। भारत के पूरा पश्चिम देशांतर लगभग 30 का अंतर है, एक देशांतर में 4 मिनट हुआ, 15 देशांतर में 60 मिनट यानी 1 घंटा। एक घंटा
अमित कुमार सर क्या पढ़ा रहे हैं? समझ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो होगा, टेस्ट जो दिए होंगे उसका डिस्कशन है। आप अपना क्वेश्चन को देखिए, तब समझ में आए नहीं आए तब पूछिए। आप अपना क्वेश्चन ना अमित कुमार जी पहले देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए पहले अमित जी, केवल खाली डिस्कशन करबत गड़बड़ा जाता। क्वेश्चन भी रखिए सामने में। क्वेश्चन देखिए, तो पश्चिम से पूरब जाएंगे समय बढ़ेगा, पूरब से पश्चिम आएंगे समय घटेगा, प्रति देशांतर 4 मिनट। यानी भारत के पूरब पश्चिम समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होती है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में जब 5 बजे टेस्ट होता है अमित जी, शनिवार को लगता होता है, और उसका संडे को 4:20 से डिस्कशन करते हैं। पीजीटी का है। ठीक है अमित जी, बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। यानी गुजरात में 7 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में 9 बजेगा। आपको कहा कि भारत के पूरब पश्चिम समय में कितना का अंतर होगा, तो देखिए जी पूरब पश्चिम 2 घंटा का अंतर है। तो कह रहा कि भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, वैसे एक्यूरेट होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर 5 बजे सूर्य उदय होगा। ऑलरेडी गुजरात पश्चिम है तो स्वाभाविक है इस पर 2 घंटा बाद होगा। यानी गुजरात में क्या बजे उदय होगा, तो 7 बजे। क्या बजे, तो 7 बजे। तकरा में 7 एक ही में है, वो है आंसर सी। वो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखेगा, विश्व में गेहूं चीन, भारत, यूएसए, रूस। उधर विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं तो कहेंगे चीन, तब भारत, तब यूएसए, तब रूस। गुड इवनिंग। चलिए अब कहता है कि भारत में गेहूं, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं होता है यूपी में, यूपी, पंजाब, हरियाणा, क्रम है ये, हरियाणा, एमपी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो देखिए पहला कौन है, उत्तर प्रदेश। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। तो यह क्रम याद रखेगा, विश्व में गेहूं सबसे ज्यादा चीन में, तब भारत में, तब यूएसए में, तब रूस में। और पूछेगा भारत में गेहूं, आंसर होगा यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में करेवा मिट्टी? अब देखो चला कश्मीर में एक झील था, उसका नाम करेवा था, करेवा झील। और करेवा झील भर गया। करेवा झील के भरने से जो मैदान बना उसी को कह दिया करेवा का मैदान। कहां है, जम्मू कश्मीर में। और ये केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केसर। इसीलिए अफीम और केसर
भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, विश्व में पहले सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में होता था, लेकिन वर्तमान में नया डाटा मोबाइल पर देखिएगा तो म्यांमार देने लगा, इसीलिए इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? तो राजस्थान में पानी का किल्लत रहता है, वर्षा भी कम होता है, तो राजस्थान में छत पर टैंक बनाया जाता है वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए। वैसे तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में नियम है कि वर्षा ऋतु में घर बनाने से पहले आपको अपने घर में एक पानी का हौद बनाना पड़ेगा जिसमें वर्षा जल संचय हो। तो बाय द वे ऐसा क्वेश्चन दे दे कि किस राज्य में घर बनाने से पहले पानी का वर्षा जल के लिए टैंक बनाना पड़ता है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन पूछेगा छत पर वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कहां पर, कहेंगे राजस्थान में, और राजस्थान में वर्षा जल को ही पलाट पानी कहा जाता है। अमित कुमार जी सही जवाब दिए, आंसर होगा सी यानी राजस्थान। इसी तरह आप लोग जवाब दीजिए, अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रक्रम क्षेत्र EPZ की पहचान की है? यह सब वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखेगा 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान है? अब देखिए कोरापुट सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, और खत्री जो है वो राजस्थान में। खत्री तांबा के लिए है, तांबा राजस्थान में, खत्री राजस्थान में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। सुंदरगढ़ क्योंझर और ये जो है लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क आयरन और, जबकि कोरापुट जो है उड़ीसा में। उड़ीसा ये आपको 10वां का बुक में मिलेगा बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क है बॉक्साइट, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अमित कुमार जी आंसर नहीं बोले, ए। अब कहता है निम्न में से कौन भारत का एक अर्ध प्रादेशिक योजना का प्रयोग था? तो पहले पश्चिम बंगाल के शोक दामोदर को कहते थे, लेकिन दामोदर नदी पर बांध बना दिया, इसलिए भारत के सबसे प्राचीन बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये पूरा भारत में नहीं है, इसलिए प्रादेशिक योजना कहा। प्रयोग था यानी पहला प्रयोग कौन नदी पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर। कहते गंगा के मध्यवर्ती मैदान,
आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पूर्वी यूपी और बिहार के मैदान को गंगा के मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, पश्चिम बंगाल वाले को गंगा के निम्न मैदान कहते हैं, पश्चिमी यूपी वाले को उच्च गंगा के मैदान कहते हैं। तो गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान मिट्टी को वैसे तो भाट बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पंजाब में रेह भी बोल देते हैं, कहीं भूर बोल देते हैं, इसीलिए आंसर है एक ही का, सब नाम है अलग अलग एरिया का, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के डैश माध्यम से आर्कटिक महासागर को जोड़ा जाता है। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर में एक सागर है, नक्शा देखिएगा तो लिखल होगा चुकची सागर। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर में ही एक सागर है चुकची सागर, चुकचे सागर। और एक है, सुने होंगे नाम, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में रूस के पास देखिएगा लिखल होगा बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का के बीच में है। राकेश कुमार जी, बी आंसर, सही जवाब, सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में यामो जापान, ध्रुव पर तो होगा नहीं, जोंडा अर्जेंटीना, जोंडा अर्जेंटीना की है, जबकि ब्लिजार्ड जो है साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका। तो पूछेगा कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव यानी ठंडे क्षेत्र में, तो साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका की कनाडा जो है ध्रुवीय एरिया में पड़ता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ब्लिजार्ड। पूछेगा ब्लिजार्ड ठंडी हवा कहां की है, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका की हवा है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आता था तो हम बताए थे बुझा जाए तो ठीक है, नहीं बुझाए तो क्या बोले थे मारने के लिए, बुझा जाए तो ठीक है, ना बुझाए तो बताए थे ए मारने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो यही होगा, आप देख लेते हैं। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट का संस्तर विकसित हो जाता है, पीट मिट्टी है, ठीक है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाती है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल है यानी वही जीव जंतु, वृद्धि धीमी सी होती है यानी ए और आर,
दोनों सही है। मेरे ख्याल से आंसर आपका ए होगा, ए होगा। हाँ, आंसर भी आपका ए ही दिया है। तथा पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्ष तल की गैस कौन बनाती है? याद रखिएगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसको अपने लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और एक रेखा ये 0 डिग्री जिसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन लाइन, शॉर्टकट में GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो एक गोल पृथ्वी है, तो पृथ्वी सीधा ऐसे रेखा नहीं है बल्कि झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। यही जो 23.5 झुकी है इसी को अपने लोग बोलचाल में बोलते हैं अक्ष। अक्ष उसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? आंसर होगा 23.5 डिग्री का। तो 90 में 23.5 झुका है, तो 90 में 23.5 को माइनस करेंगे तो बचा कितना? 66.5। यही 66.5 जो हुआ ये कहलाएगा कक्ष यानी ऑर्बिट। तो पूछल का पृथ्वी धुरी पर एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्ष तल, अक्ष नहीं पूछा, अक्ष पूछता 23.5 हो जाता, कक्ष तल का कोण बनाती है। तो यहां पर 66 दे दिया, जबकि यहां होनी चाहिए 66.5 डिग्री का, इसीलिए मिसप्रिंट है। 66.5 कर लो, आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन में 66.5 कर लीजिएगा, बी में 66.5 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता वे जल के लिए छिद्रित होती है, नहीं, ये गलत है। आग्नेय चट्टान अभेद चट्टान है। अभेद मतलब है चलाक, जिसमें पानी रिसके नहीं जाएगा वो अभेद कहलाएगा, जिसमें पानी रिसके जाएगा वो भेद कहलाएगा। तो ये तो गलती है हवा। कहता इनके निर्माण में जीवाश्म, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह मैग्मा के जमने से बनती है, और मैग्मा का अर्थ हुआ तरल पदार्थ जब अंदर रहेगा तो उसे मैग्मा कहेंगे, बाहर आएगा तो उसे लावा कहेंगे। मैग्मा लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होगे उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और मैग्मा में टेम्परेचर है जिस समय निकलती है उस समय 600 से 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए जीवाश्म तो होगा नहीं, हो भी जाए उसका नामो निशान मिट जाएगा, इसीलिए बी भी गलत है।
अब बचा सी, वे क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होती है। याद रखिएगा कि मैग्मा जब देर से जमेगी, जमीन के अंदर जमेगी, उसमें रवा जो होगी बड़ा बड़ा होगी। रवा का ही इंग्लिश होता है क्रिस्टल। जैसे ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इसीलिए ग्रेनाइट में क्रिस्टलीय होगा, माने रवा होगा। लेकिन तरल पदार्थ जब बाहर आती है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जो बाह्य आग्नेय चट्टान है। हवा के संपर्क में आने से वो जल्द ठंडा हो जाती है। राकेश कुमार जी, आपका आंसर गलती है। प्लेटफॉर्म के केवल आंसर देख के आप आंसर ना बनाएं, दिमाग से बनाएं। तो बेसाल्ट बाहर बनती है, इसीलिए जल्दी जम जाती है। इसीलिए कहता है बेसाल्ट में रवा बारीक होगी, बारीक मीन्स वह महीन, या नहीं होगी। इसीलिए आंसर राकेश जी आप सी बोले, आप पास कर गए। वैसे प्लेटफॉर्म के आंसर में उपयुक्त में से कोई नहीं दिया था। राकेश कुमार जी आप सही है, क्वेश्चन का आंसर ही गलती है। आंसर ई नहीं बल्कि आंसर सी होगा। ठीक है, आगे अब देखिए, कथा 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? कथा है 1931 में अपने लोग पर अंग्रेज का शासन था, और अंग्रेज इतना सताता था कि गांव में रहना मुश्किल था, तो शहर में कहां रहते आप। उस समय गरीबी भी ज्यादा था, भूखमरी ज्यादा था। लोग गांव में किसी तरह जीवन यापन करते थे। इसीलिए पूछेगा 1901 से 1931 के बीच भारत में नगरीकरण में मंद वृद्धि हुई, क्या कारण है? कहता है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। यह प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। देखिए आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध तो क्लियर पकड़ा गया। एक तो प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, अंग्रेज का शासन भी था, ग्रामीण एरिया में अकाल और महामारी भी काफी अधिक था। लोग टाउन आके कहां से रहता, इसीलिए उस समय नगर का विकास जो है ऋणात्मक यानी कम हुआ। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है NRAS का अर्थ फुल फॉर्म पूछ रहा है। NARS का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। आज से 20 साल पहले ऐसा ही पूछता था SSC सब में। कहता भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये खंभात की खाड़े, खंभात की खाड़े गुजरात में है। याद रखिएगा, गुजरात
यहीं पर जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। दमन दीव कभी देखा, खंबात खाड़ी और दमन दीव और गोवा के बीच तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहते हैं। और कोंकण रेलवे जो है, याद रखिएगा, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के बंगलौर तक है। 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तीनों राज्य में फैली है कोंकण रेलवे। और यहां पर एक पहाड़ है किनारे में, जिसको आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, पश्चिमी घाट पहाड़। इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट इंग्लिश में, या सह्याद्री। पश्चिमी घाट पहाड़। आपसे पूछा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे कहां से कहां है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे की किस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो पहाड़ जो है ना, इससे भूस्खलन होते रहती है। भूस्खलन होते रहती है। इसीलिए आंसर तो ये होगा। पठारी एरिया है, ट्रैक तो धसेगा नहीं। ऊंचा भाग है, इसीलिए सुनामी का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। वैसे भी महाराष्ट्र, गोवा सब में भूकंप कम होती है, और भूकंप ज्यादा होगा तब ने सुनामी। और सुनामी का अर्थ होता है भूकंप तरंग के कारण सागर जल में तट पर उठने वाली लहर को ही सुनामी कहते हैं। तो कोंकण रेलवे का मेन समस्या है भूस्खलन, यानी पश्चिमी घाट पहाड़ के मलबे को गिरने से कभी कभी ट्रैफिक समस्या हो जाती है। आगे कहते हैं, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। याद रखेगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र लगा था, सफल सूती मिल। पिछले बार पूछा था सूती मिल सफल। और पश्चिम बंगाल, यह हुगली हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1818 में सूती मिल लगा था, प्रथम सूती मिल, जो असफल हो गया। असफल हो गया, न बंद हो गया। और सीमेंट उद्योग, पहला सीमेंट उद्योग 1904 में सीप से उस समय बनाया जाता था सीमेंट। तमिलनाडु के चेन्नई में। इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। सही जवाब आ रहा है राकेश कुमार जी, आपका अच्छा फॉर्म जा रहा है। अगला कहता है, भारत के ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है?
रेख कलर भूर तो पहले ही आ चुका था, तो रेख कलर भूर पहले ही बता चुके थे। तो इसका वैसे हम पूरा कंफर्म नहीं है, चार्ज होगा। तथा मानचित्र पर जानकारी की मात्रा किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेत पर है, सही है। मानचित्र के डिजाइन पर, गलत। मानचित्र के रंग और छपाई के विधि पर, गलत। इसीलिए आंसर ए हो जाएगा, स्केल। स्केल को हिंदी में मापनी कहते हैं। स्केल क्या है? कहेंगे मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और पृथ्वी पर के उन्हीं दो स्थानों के बीच के वास्तविक दूरी को मापनी या स्केल कहते हैं। तो मापनी भी होनी चाहिए और मानचित्र पर संकेत भी होनी चाहिए, क्योंकि मापनी और संकेत नहीं होगा तो मानचित्र का कोई महत्व ही नहीं होगा। मानचित्र का कोई महत्व ही नहीं होगा। ठीक बोले अमित कुमार जी, ए बोले। राकेश कुमार जी भी ए बोले। बहुत अच्छा, आप लोग पास कर गए, सही जवाब दिए। कहता पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ। कहता वैज्ञानिक नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब पहले जान लीजिए। वैसे एक दिन बताए थे, जो भगवान पर विश्वास करते थे, प्रकृति पर विश्वास करते थे, खासकर जर्मनी के जितने भी वैज्ञानिक थे, वो प्रकृति पर, भगवान ईश्वर अल्लाह पर विश्वास करते थे। उसी को नियतिवादी कहते थे। और फ्रांस के जितने भी विद्वान हुए, वो प्रकृति पर नहीं, मानव के कर्म पर, मानव के मेहनत पर विश्वास करते थे। वो संभववादी हुए। संभववादी फ्रांस से ब्लास, ब्रोंस, डिमाजिया। अमित कुमार जी आपका गलती जा रहा आंसर है। तो करा है पारिस्थितिक संतुलन यानी नियतिवाद। कहता वैज्ञानिक नियतिवाद से है, यानी प्रकृति को माना ये, और परिस्थिति में दोनों आता है। पर्यावरण का परिभाषा आप जानते होंगे, उसमें अजैविक जैविक दोनों घटक को रखते हैं, यानी सजीव निर्जीव दोनों को रखते हैं। चला, इसीलिए संभववाद यानी मानव हो गया। मानव को भी नहीं रखेंगे, नहीं रखब, मानव को भी आप रखेंगे। मानव को महत्व दिया तो वो संभववाद हो गया। मानव को महत्व दिया, संभववाद हो गया। रुको और जाओ, नवनियतिवाद टेलर दिया था। टेलर, टेलर, ये रुको जाओ ये कहलाएगा नव नियति, नवनियतिवाद, नवनियतिवाद। अब देखिए तीनों सही है, इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक याद रखेगा। वैज्ञानिक नियतिवाद प्रकृति को माना, संभववाद मानव को माना, नवनियतिवाद टेलर दिया था। रुको जाओ, तो ये सब थॉट का क्वेश्चन है।
तो थॉट में विशेष दिमाग नहीं लगाना है। वैसे भी आप जब बीए ऑनर्स कर रहे होंगे, पीजी कर रहे होंगे, या हम ही जब किए होंगे, और थोड़ा लफड़ा वाला चीज है, उसमें आपको केवल याद रखना है। याद रखिएगा तो बनेगा। वैसे थॉट से क्वेश्चन 2 गो 3 गो 4 गो देता है। आप थॉट के क्वेश्चन को डायरेक्ट कुछ याद रखना है। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय रेलमार्ग रूट उस ला प्लाटा दर्रा से होकर ला प्लाटा उरुग्वे पराग्वे सुने होंगे नाम। उरुग्वे जगह देश है, पराग्वे देश है दक्षिण अमेरिका के, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका। तो आप कंफ्यूजन में इसलिए आ जाते हैं कि आपको याद नहीं रहता है कि उरुग्वे पराग्वे या ला प्लाटा कहाँ है, उस ला प्लाटा कहाँ है, जगह का नाम नहीं है, तो परेशानी होता है। ये रूट उस ला प्लाटा दर्रा से होकर गुजरेगी। तो कहाँ गुजरेगी? तो दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका एक ही जगह है, सी। पार कैनेडियन मतलब हुआ उत्तरी अमेरिका। ट्रांस साइबेरियन वैसे सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के साइबेरिया में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। अगला आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? घुमंतु भोटिया का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जीवन बसर के लिए भ्रमण करते, खासकर बंजर एरिया में, पठारी मरुस्थलीय एरिया में, जैसे बद्दू, मध्य एशिया में किर्गिज कजाक जनजाति सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं चलवासी जीवन या घुमंतु भोटिया। करा उसके सामने में अभी दुनिया बदल रही है, क्या क्या समस्या होगी जनजाति को? कहते शहरी समाजों में एकीकरण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान, ऑलरेडी सब हो रहा है, सभ्य हानि कर रहा है उसको। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सही जवाब दिए 100 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धूल का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसमें से कौन सा धूल का महत्वपूर्ण स्रोत है? धूल, डस्ट। उत्पन्न ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी उद्भेदन होगा तो भी होगा, धूल बनेगा, ऊपर जाएगा, राख को भी निकलता है। भूमि पर रहने वाले चिकनी मिट्टी का खनिज, काष्ठागार, पराग तथा जीवाणु सहित जैविक स्रोत। याद रखेगा डस्ट यही दोनों से, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि क्रांति की सूची 1 और 2 दिया गया है, आपको मिलाना है। तो देखिए जी, पीली क्रांति
पीली क्रांति सरसों यानी तिलहन फसल है, याद रखिएगा। सरसों यानी डी में तीसरा, डी में तीसरा, डी में तीसरा, सी में है नहीं, बी में है। अब जब भी आंसर होगा तो ए और बी होगा। कहता है नीली क्रांति मछली, ए में पहला, डी में तीसरा, ए में पहला, जबकि देखिए बी में ए में दूसरा है तो गलत हो गया, यानी सी और बी कैंसिल हो गया, इसीलिए आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। काली क्रांति पेट्रोलियम से है। बीपीएससी में काली क्रांति को ही लोग कृष्ण क्रांति कहते हैं, कृष्ण क्रांति। अब देखिए ये तीनों मिल गया, अब एक को मिलाना है, चांदी यानी सिल्वर, यही आपका सूची है। आंसर आपका ए हुआ, इसी तरह मिलाने का। वैसे आप सही जवाब सभी आदमी दे रहे हैं, थोड़ा और अच्छा से बनाते रहिए, कहीं कहीं मिसफायर भी मारते हैं। कहते हैं गन्ने के विकास के लिए गन्ना उष्ण कटिबंधीय घास है। धान और गन्ना के लिए तापमान वैसे रहता है 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 27 ना रह के 30 भी दे सकता है। तो गन्ना और धान के लिए तापमान कितना, तो 20 से 27। अब देखिए 20 से 27, 27 एक गो में है, इसीलिए 20 ना देके 21 दिया है, चलेगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। चला, सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इसी तरह परीक्षा हॉल में दिमाग स्थिर करके आप जवाब देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, हम आशा करते हैं। वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा कुछ बिना पैर हाथ का क्वेश्चन दे दिया गया है, हम उनको समझा देंगे। दो से ठीक था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वन लाइनर टाइप दे दिया गया है, क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि वहां समझ के बनाना है, डायरेक्ट बहुत कम पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए आंतरिक उड़ीसा, उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र है, पूर्वी तट पर, यहां तो ऑलरेडी वर्षा होते रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और चक्रवात से भी। कर्नाटक में भी दक्षिण पश्चिम मानसून अरब शाखा से वर्षा होती है, लेकिन मालवा पठार एमपी में है, जो समुद्र से काफी दूर हो जाता है, और इस क्षेत्र में वर्षा भी काफी कम हो जाती है, इसलिए अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इन तीन ऑप्शन में बी सही है, मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां है, याद रखिएगा एमपी में है। कहता है 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण अवांछित है। याद रखिएगा पर्यावरण संतुलन के लिए क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होनी चाहिए। भारत में लगभग वैसे तो 24.62% था, नया डाटा आया, हर 2 साल में वन डाटा आता है, 25
पॉइंट कुछ हो गया है नया डाटा में। इसीलिए पर्यावरण संतुलन के लिए 1952 के राष्ट्रीय नीति के अनुसार क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होनी चाहिए, जबकि भारत में अभी भी लगभग 25% भाग पर वन है। भूटान का लगभग 70% भाग पर वन है। सबसे ज्यादा वन एमपी में, सबसे कम वन हरियाणा पंजाब में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन अंडमान निकोबार में, सबसे कम वन दिल्ली में। सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य यानी परसेंटेज में त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, महानदी जल तंत्र किन राज्यों में फैला है? तो महानदी वैसे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदी निकली है, नर्मदा, सोन, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी जो अमरकंटक का भाग है, और महानदी से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। महानदी मेन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसलिए कर्नाटक तो होगा नहीं, कर्नाटक नीचे हो जाता है। और महानदी ये है, महानदी में झारखंड का भी जल प्रवाहित होती है थोड़ा बहुत। महानदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक, अमरकंटक छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी अमरकंटक का ही भाग है। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव जोड़ देती है? अब देखिए, कोई चीज अमेरिका में बनता है तो कोई चाइना में बनता है, तो कोई रूस में बनता है, कोई फ्रांस में बनता है, कोई जर्मनी में बनता है, और एक दूसरे को जरूरी है। कहीं चावल होता है तो कहीं सोना होता है तो कहीं लोहा होता है। अलग अलग के तरह के प्रोडक्शन का उत्पादन होता है। तो एक देश दूसरे देश से हम लोग जुड़ाव रखते हैं। ये जुड़ाव का मेन रीजन है वैश्वीकरण। एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश पर जा सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं। जैसे इधर देखे होंगे, ट्रंप थोड़ा सा टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है कि भारतीय सामान को बेचना होगा तो इतना % टैक्स देना होगा। अभी थोड़ा उथक पटक अमेरिका से चल रही है अपने लोग को, इसीलिए वैश्वीकरण नहीं होगा। अमेरिका भी यहाँ पर सामान हम लोग बैकआउट कर देंगे कि हम अमेरिका का सामान नहीं यूज करेंगे, चाइना का सामान नहीं यूज करेंगे। वैश्वीकरण हो जाएगा इसका आंसर। सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होगा? जीपीएस आजकल तो गाड़ी में भी जीपीएस लगाने लगा है। क्या यह पृथ्वी की सतह का विस्तृत हवाई छवि प्रदान करेगी या सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंचने वाले दूर दराज क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है? ठीक है, जीपीएस से हम पकड़ लेंगे कौन कहां है। यह दूरियों और कोणों की अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है। सभी सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
तथा अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, इसमें अधात्विक खनिज हो गया अभ्रक। वैसे अधात्विक खनिज में कोयला भी आता है, कोयला, जिप्सम, पेट्रोल, चूना पत्थर, धात्विक में होगा लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, का आंसर सी हो जाएगा। अगला रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो कहता है रियो डी जेनेरियो, याद रखेगा ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण का अत्यंत आवश्यक समस्या को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकसित विश्व के राजनीतिक संकट के लिए, सभी सही है, इसीलिए और सब बहुत है, 17 को मुद्दा था, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, जैव विविधता, सभ्यता, गरीबी भी था। वायुमंडल में जलवाष्प के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होता है, ये तो गलत हवा। जलवाष्प की मात्रा विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगा। अब दूसरा देखते हैं, जलवाष्प की अधिकांश भाग समताप मंडल में नहीं, जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में, यानी दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, इसीलिए आंसर मेरे ख्याल से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम। वैसे राज्य में सबसे शिक्षित केरल है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे शिक्षित लक्षद्वीप है। तो कहता है केरल, लक्षद्वीप सही है। आंसर हमको लगता है यही होगा, क्योंकि सबसे शिक्षित राज्य केरल, सबसे शिक्षित राज्य केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, और सबसे अशिक्षित राज्य तो अपना बिहार है। चला, अटल सुरंग, अटल सुरंग कितनी लंबी है डायरेक्ट याद रखेगा, 9.02 किलोमीटर। अब देखिए नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए। भारतीय मानसून एलिनो, एलिनो यानी दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है, सही लिखा है। पेरू के तट पर समानता जल की सतह ठंडी होती है, एलिनो इसे गर्म कर देती है। गर्म पानी के कारण उस क्षेत्र में अनेक बादल निर्मित होने लगते हैं, जिसके कारण एलिनो वर्षों के दौरान पेरू के रेगिस्तान में भारी वर्षा होती है, सही लिखा है। वैसे इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं, कथन कारण का आंसर बेसितर ए होता है। अब देख लेते हैं, ए होगा, मारिए, समझ में आए तब वो ठीक है,
नहीं समझ में आए तो ए मारिए, आंसर ए होगा। अब देख लेते हैं 113 का ए है, सही बात। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो हुंडरू है। सबसे ऊंचा वर्तमान समय में, पहले तो जोग या गढ़चप्पा था, लेकिन अभी सबसे ऊंचा कुचिकल हो गया है। नहीं, कुचिकल भी बदल गया, बजराई हो गया है महाराष्ट्र में उन्मोदी नदी। दूसरा ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में कुचिकल हो गया है। और तीसरा उड़ीसा के बारापानी बुद्धा बलंगा नदी द्वारा कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर, याद रखिएगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन, आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन किए थे किसके आधार से, भौतिक आकृति के आधार पर। वही पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान सब जो बांटते हैं वही कहलाता है भौतिक आकृति। 44 पर फेरल ने कहा था पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा हो या जल, उसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। ये बात कहा था किसने, तो ये बात कहा था फेरल ने। कौन कहा था, फेरल ने। 44 बल जान गए पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कहता है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, ठीक है वो सही है। या उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यह सही है। इनकी उत्पत्ति वायु के तापमान दबाव में परिवर्तन का कारण होती है, सभी सही है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। डॉप्सन इकाई को मापने का उपयोग ओजोन को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। ईवीएस में भी पूछता है ओजोन सांद्रता डॉप्सन इकाई। मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्न कौन सा कथन बिल्कुल सही है। प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परिवर्तनों से अधिक होगी। पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण, पृथ्वी पर लगभग 20 यूनिट विकिरण, 20 यूनिट विकिरण। तो ऐसा तो यूनिट निकालने का देता नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से यह गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल प्रसार। प्लेट विवर्तनिक पढ़े होंगे। प्लेट विवर्तनिक हेरी हेस ने समुद्र तल नीतल प्रसार के बारे में भूचुंबक तत्व के आधार पर समझाए थे, इसीलिए समुद्र तल प्रसार की धारणा इसने प्रस्तावित किया था, तो हेरी और हेस ने। अगला, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत मकर रेखा पर चमकता है, रात और दिन पूरे विश्व में समान होता नहीं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगी, क्योंकि वो 2 दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। कहता मकर रेखा
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जहां पर 22 दिसंबर को सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगी, रात छोटी होगी। कहता है दक्षिणी गोलार्ध में रात दिन भी लंबी होती है। रात दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन से लंबी होती है, नहीं, यह गलत है। आर्कटिक प्रदेश में रात 24 घंटा के लिए बराबर होता है। आर्कटिक वृत्त तो कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ को, आर्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ को। तो आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, या आर्कटिक वृत्त के जगह पर अंटार्कटिक वृत्त कर लीजिए। अंटार्कटिक वृत्त प्रदेश में 24 घंटा के लिए बराबर होगा, इसीलिए आंसर सी होगा, मिसप्रिंट है। अगला, निम्न में से सही कथन का चयन करें। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आप देखेंगे, 121 नंबर देखेंगे। तथा निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भारत में सामाजिक समूह और आर्थिक एक समान है। गलत कहा। सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार में ज्यादा है, ठीक है। आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि परिवार और नगरीय अनियमितता, यानी इसका आंसर ये तो गलत है, बी और सी हो जाएगा। बी और सी आपका ए में है। अगला, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन शब्द का प्रयोग होता है? वैसे भारत में आदिम खेती को झूम कहते हैं। मिलपात मैक्सिको का है। मैक्सिको में झूमिंग कृषि वही जंगल को काटकर आग लगाता है। मध्य अमेरिका, तो हमको लगता है पामा डाबी बेबार बेबर बेबर लिखल है। अब देखिए यहां पर है, हमको लगता है मिसप्रिंट होने की संभावना है। मिसप्रिंट होने की संभावना है। यहां बेबार रहता होता, लेकिन बेबर लिख दिया, पामा डाबी लिख दिया, मिल्पा लिख दिया। ये तो भारत से है ही नहीं, इसीलिए ये बेबार तो है नहीं, बेबर लिख दिया। बेबर वैज्ञानिक थे, कृषि से करा। पामा डाबी होगा नहीं। मिल्पा झूमिंग कृषि है, लेकिन भारत का नहीं है, मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका का है। अब 122, यहां पर ठीक कर लीजिएगा, बेबार कर लीजिएगा, बेबार एमपी। यहां बेबर लिख दिया है, मिसप्रिंट है। पामा डाबी ये तो होगा नहीं, झूमिंग कृषि है। ये सही है, सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को 8 वर्गों में विभक्त किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान मिट्टी को 8 वर्गों में विभक्त किया था। दिल्ली में है।
ये गलत है। वर्ती मृदाएं, एंटी मृदाएं, इंसेप्टी मृदाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इंसेप्टी मृदाएं। पाल घाट, थाल घाट, भौर घाट याद रखेगा, दर्रा है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भौर घाट, और घाट। एक है केरल में पाल घाट, केरल में है सिनकोटा। तो पाल घाट और सिनकोटा ये केरल, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन अपने लोग को क्या पूछा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट, भौर घाट। पाल घाट पूछ रहा है, चल जाए केरल, आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, पाल घाट, चिनकोटा दर्रा, ये दोनों पड़ जाता है महाराष्ट्र में, ये दोनों पड़ जाता है केरल में, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 124 के सी हो जाएगा, सी। अगला देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदियां का संगम बना कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मध्य पूर्व पेट्रोलियम के संबंध में हमुर्ज जल हारमुज होता है। हारमुज जल संधि है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि हारमुज जल संधि है। तो कहता है हारमुज क्षेत्र में पेट्रोल कर रहा है, इसकी पेट्रोलियम व्यापार कोई प्रासंगिकता नहीं है, गलत। यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, गलत। यह एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये सही है, इसीलिए 126 के सी हो जाएगा। हारमुज जल संधि कहाँ है, तो कहेंगे फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को पिछले बार टीआरई 3 में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र से 5 को क्वेश्चन दाग दिया था। एशिया के भूगोल से बहुत लोगों का गलती हो गया था, इसलिए उसको देख के जाएंगे। अगला सूनहर, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर, उत्तर सागर बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर, और सूनहर जो पूछ रहा है कहेंगे महान झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग को जोड़ा गया है। अमेरिका में उस भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु और गंगा मैदान और दक्कन पठार से अलग करता है। देखिए जी, पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, क्योंकि सिंधु नदी अरावली होना चाहिए हमको लगता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है जो सिंधु, गंगा को दक्कन के पठार से अलग करता है? तो विंध्याचल हो जाएगा। वैसे देख लीजिए, 128 128 128 में विंध्याचल, क्योंकि देखिए यहां पर नर्मदा ताप्ती, यहीं पर विंध्याचल पर्वत है।
इधर अरावली पर्वत है, हमको कहता है सिंधु गंगा मैदान, तो यही हुआ सिंधु गंगा मैदान, यही वाला एरिया को दक्कन पठार, ये है महाराष्ट्र में। कहता कौन अलग करती है, याद हो रखिए विंध्याचल पर्वत, उरांव, संथाल, उरांव, असुर झारखंड में, संथाल, उरांव, असुर जनजाति है झारखंड में। पिछले बार संथाल के बारे में पूछा था, बहुत लोग उड़ीसा भी ले लिया था, एक से अधिक कर लिया था आंसर। तो पिछले बार संथाल पूछा था, झारखंड आंसर आया था। संथाल, उरांव, असुर आपके कॉपी में भी लिखल होगा, झारखंड होगा आंसर। महान भारतीय रेगिस्तान, जिसको थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसका भौगोलिक क्षेत्र स्थित है, आंसर होगा अरावली पर्वत माला। पिछले बार भी यह क्वेश्चन हमको लगता है पूछ चुका है। अरावली पर्वत के पश्चिम में थार मरुस्थल है, जिसको पाकिस्तान में चिलिस्तान के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला होगा, इसका आंसर में डिमेरिट है, वैसे ये आंसर बी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन हुबहू बीपीएससी पूछा था। तथा वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटना को ब्रह्मांड विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ठीक है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों के उपस्थिति का पता चलना गलत, बहुत सा कन है। अंतरिक्ष में रेडिसिट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में केवल क्षुद्र ग्रहों की गति, फिर अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट होना नहीं। करा है वैज्ञानिक निम्न में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग उपस्थिति का पता चलना गलत, बहुत सारे तरंग है। तो अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति नहीं, तो केवल ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, केवल 2 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चला अब देखिए, वैसे हम पहले बता चुके थे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ए होता है, लेकिन अब हर में आप एक ही दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ाने का चांस बनता है, लेकिन 95% आशा रहता है कि आप सही जाएंगे, आप सही जाएंगे, 90% आशा रहता है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसीलिए पढ़ लेना चाहिए। कराए हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रायः मालवा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती है। अतः हिमालय विवर्तनीय दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी तथा यह संगठित पदार्थों से बना हुआ है।
फिर से देखिए, करा है हिमालय पर्वत श्रृंखला प्राय मालवा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती। सही कहा है। हिमालय विवर्तनिकी दृष्टिकोण से, टेक्टोनिक दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी है। ये यही आंसर होगा। वैसे ये लगता है, देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। यही होगा चला, क्योंकि हिमालय पर्वत जहां है वहां इंडियन और यूरेशियन दोनों प्लेट टकराती है। विवर्तनिक घटनाएं घटती है, वो अस्थायी क्षेत्र है, वो घटेगा ही। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक घटते रहेगी। इसीलिए इसका भी आंसर ए ही होगा। अब देख लेते हैं ये क्या दिए हैं। ये दिए हैं ए सही है, परंतु आर गलत है। आर गलत कैसे होगा? हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी है, अधिक अस्थायी है, स्वाभाविक है, अस्थायी है, वहां घटना घटता है। यही होगा। सही जवाब दिया अमित कुमार जी, का आंसर गलती है, आप सही जवाब दिए हैं। इनमें से कौन सा कथन वायुदाब एवं पवनों के संबंध में सही नहीं है? वायुदाब, वायुदाब तो जानबे करते होंगे, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रों में पड़ने वाले वायु के भार को ही वायु दाब कहते हैं। वायुदाब मापी यंत्र के नाम बैरोमीटर है। वायुदाब मिलीबार में मापी जाती है। वायुदाब मिलीबार में मापी जाती है। ऊंचाई पर वायुदाब में कमी पाई जाती है। गर्मी अधिक होगी तो निम्न वायुदाब, गर्मी कम होगी तो उच्च वायुदाब। कहता है पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर पर ऊपरी वायुमंडल में पवने धरातलीय घर्षण से मुक्त होता है। गलत। जब पवने समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है तो ऐसे पवन को भूविक्षय पवन कहलाती है। गलत। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवातीय परिसंचरण कहलाती है। सही है, सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्य की दृष्टि से 90% से अधिक खनिज तेल और गैस महासागरों में उपलब्ध है। तथा 90% से अधिक खनिज और तेल महासागरों में स्थित है। ऐसा तो नहीं है। तथा महासागरों में भूतापीय ऊर्जा का संबंध विभंग सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों से महासागरों के नीतल यानी मैदान में खनिज तेल मुख्य रूप से पाया जाता है। पाया जाता है, ये गलत है, ये गलत है। तीसरा यानी सी सही है। फिर इसमें क्वेश्चन आ गया, कथन ए और आर पढ़िए नीचे। ठीक है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को टेरानिकी क्षेत्र में संसार के सभी क्षेत्रों के तुलना में दुधारी गाय का घनत्व अधिक पाया जाता है। वैसे दिमाग में सेट रखेगा, पशुओं का स्वर्ग जो है, पशुओं का स्वर्ग न्यूजीलैंड को कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके थे। बुझा गया तो ठीक है, नहीं बुझाए तो ठीक बोले। राकेश कुमार जी पूरा यूज कर रहे हैं ए का, यही आंसर है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन अमेरिका में बनाया गया था। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा
विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन अमेरिका में बनाया गया था। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश फ्रांस था। उपयुक्त कथनों में से कौन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? असत्य तो दोनों लग रहा है। कृत्रिम रेशे से वस्त्र उद्योग के संबंध में कितने कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? आपको असत्य चुनना है। संश्लिष्ट अथवा नॉन सेल्यूलोज रेशे, पेट्रोलियम गैस, कोयला, कृत्रिम रेशे के उद्योग संकेंद्रण जापान के दक्षिणी होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप। विश्व में सर्वाधिक कृत्रिम रेशे उत्पादन करने वाला अग्रणी देश यूनाइटेड किंगडम। गलत है, गलत है। ए केवल एक। मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होते हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। दूसरा कहता है घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, एक सही है और ये गलत है। ये घुमंतु बोटिया केवल एक। रूस की परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग मॉस्को को साइबेरिया औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। मॉस्को 5 सागरों का पत्तन नगर है। गलत। मुरमास्क रूस के आर्कटिक महासागर के ऐसा पत्तन है जो वर्ष भर हिम से मुक्त रहता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसीलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतीकों के उपयोग के द्वारा मानचित्र को सरलता से खींचा जा सकता है। प्रतीक से कैसे मानचित्र खींच देंगे? तो फेंकले है 140। प्रतीक से आप मानचित्र नहीं खींच सकते हैं। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित होता है जिसमें स्थानीय प्रेक्षण अंकन होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका मानचित्र कहलाएगा। खाका मानचित्र कहलाएगा। हमको तो लग रहा है केवल 2 सही है। वैसा ऑप्शन बी में है। ये और ये गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप पठार यानी दक्षिण भारत। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सेल से बना है। सही कहा। दक्षिण भारत प्राचीन आग्नेय रूपांतरित। यह एक प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ठीक है। पेंजिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
इसकी औसत ऊंचाई करा है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। दिया 1000 से 1500, गलत है, होगा 600 से 900 मीटर। इसलिए सही है, सही है, यानी 1 और 2 सही है, इसीलिए आंसर ये हो गया। अरब सागर में स्थित द्वीपों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पिटनी द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है, करा है पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है। दूसरा कहता है 9 डिग्री चैनल पूरे द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, नहीं 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, मिनिकॉय को बांटती है, पूरे द्वीप को नहीं बांटती है। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, नहीं, जब रहता कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय तो आंसर होता, लेकिन ये लक्षद्वीप का नहीं कर रहा है, कहता मिनिकॉय, वैसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, जबकि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप, जबकि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक, केवल ये गलत है, ये है सही है। वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से भारत के जलवायु परिस्थितियों को व्यक्त करने का सही कथन क्या होगा? वार्षिक ऋतु चक्र, गर्मी और ठंडा तो होगा ही, गर्मी ठंडा तो होगा ही, गर्मी ठंडा होगा ही। ग्रीष्म ऋतु पहले होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी, तब मानसून लौटेगी, तब शीत ऋतु आएगी, यानी पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, बी में आंसर है, क्रम यही हुआ। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर लौटते मानसून, फिर शीत ऋतु। चलिए बी आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ी पर पाए जाने वाले, पहाड़ी पर पाए जाने वाले वनों को सोलस कहते हैं। सोलस प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय, इन वनों का अधिकांश सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, मैंने सब सही है। इन कथनों के कारण ए आर पढ़िए, वैसे तो इसमें पहले ही बता चुके आंसर ये होता है, अब देख लेते हैं पढ़ के। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आर गलत है, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होगा,
ये सही है परंतु आर गलत है। आगे, मृदा भू अवकर्षण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? पवनों की वर्षा पर, तापमान पर, तापमान पर, वो आकृति पर करेगी, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा, तापमान। तापमान पर मृदा नहीं करेगी, इसीलिए आंसर तीनों सही है। 1 2 3 सही है। अगला, मिलाने दिया, रागी माने मरुआ, मरुआ, मरुआ उड़द यानी दलहन फसल है। कहता है स्वाद, कर्नाटक। मिलाइए एक बार, सुमेलित करिए एक बार, इसको सुमेलित करके देखिए। सुमेलित करिएगा। ये में पहला रागी यानी मरुआ कर्नाटक, बाजरा राजस्थान यानी बी में तीसरा, सी में दूसरा ज्वार महाराष्ट्र, और दाल तो है ये है एमपी। ऐसा ऑप्शन बी में है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल तंत्र रूस, अमेरिका, कनाडा के बाद विश्व का चौथा बड़ा रेल तंत्र है। वैसे रेलवे में भारत का स्थान, विश्व में सबसे ज्यादा रेल, यूएसए, चीन, रूस। चीन रूस के बाद चौथा हो गया है। रेलवे में भारत का स्थान यूएसए, चीन, रूस के बाद चौथा हो गया तो वहां कनाडा देल है। तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सड़क परिवहन पर ही अधिक निर्भर है। जो कोई जरूरी नहीं है कि सब ग्रामीण सड़कें हो, कहीं कहीं ट्रेन भी है। जल परिवहन एक सस्ता साधन है जो विदेशी व्यापार के विकास में सहायता होते हैं। वायु परिवहन सबसे तेज परंतु सबसे सस्ता साधन है। वो कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य लग रहा, सत्य लग रहा, सत्य लग रहा। वायु परिवहन महंगा परिवहन है, महंगा परिवहन, यानी 4 गलत है, 4 केवल बी में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सक्षम परिवहन एवं संचार, सक्षम परिवहन एवं संचार विकास का प्रतीक है। भारत में मानव विकास के कारण सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमानता कम हुई। प्रादेशिक असमानता कम हुई। उपयुक्त कौन सा कथन असत्य है? केवल 2 असत्य है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? उपनदी है।
देखिए जी, संघ तो है नहीं, उत्तरी कोयल है नहीं, दक्षिणी कोयल, असमानता कम हुई। प्रादेशिक असमानता कम हुई। उपयुक्त कौन सा कथन असत्य है? केवल दो असत्य है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है, उपनदी है? देखिए जी, संघ तो है नहीं, उत्तरी कोयल है नहीं, दक्षिणी कोयल, असमानता कम हुई। प्रादेशिक असमानता कम हुई।